तो बच्चों, आपके लिए फिर एक और डिफरेंस बैक टू बैक, ठीक है। और जो आजकल जो डिफरेंस निकल रहे हैं ज्यादातर ज्योग्राफी के निकाल रहा हूं, क्योंकि क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनको डिफरेंस देना जरूरी हो गया था ताकि वो नंबर अच्छे लेके आ सकें। डिफरेंसेस से बेटा जल्दी याद हो जाता, सब कुछ आपको पता ही है। और आज का जो टॉपिक है वो है गुच्छित बस्तियां और अर्ध गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है एक डिफरेंस में, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो, ठीक है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है इसके साथ में कुछ और चीज है बेटा, ठीक है ना। तो आज हमने यहाँ पे जो पढ़ा है वो गुच्छित बस्तियां हम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स कहलाती है। और अर्ध गुच्छित बस्तियां जिसको हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अगर वीडियो में अगर मेरी बात आप सुन लोगे तो आपको वीडियो में ही ये याद हो जाएगा, और साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते रहना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। तो गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां मकान बहुत आसपास एवं अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं। यानी गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां मकान बहुत ही आसपास चिपके हुए घिचपिच तरीके से और अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं। गुच्छित यानी गुच्छा, है ना। जबकि अर्ध गुच्छित बस्तियां वे मानवीय बस्तियां होती है, फिर वे बस्तियां होती है जहां मकान एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा दूरी रहेगी, क्लियर है, लेकिन फिर भी एक छोटे से क्षेत्र में एकत्रित होते हैं। मतलब एक छोटे क्षेत्र में एकत्रित होंगे मगर थोड़ा डिस्टेंस जरूर होगा। पहला जो पॉइंट है बेटा उसको समझने की कोशिश करो कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिभाषा। मैंने कहा ये वे बस्तियां होती है जहां मकान बहुत ही आसपास होते हैं और अव्यवस्थित तरीके से होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्धगुच्छित बस्तियां वे मानवीय बस्तियां होती हैं जहां मकान एक दूसरे से थोड़े दूरी पे होंगे और फिर भी देखा जाए तो एक छोटे से क्षेत्र में ही एकत्रित यानी इकट्ठे रहते हैं, ठीक है ना। चलो, मकान की अगर हम बात करें तो इन बस्तियों में मकान एक ही स्थान पर सघन रूप में होते हैं। सघन मतलब गुच्छे में होते हैं, यानी यहाँ पे जो मकान होते हैं वो एक ही स्थान पर होंगे और बिल्कुल गुच्छे में होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो बेटा तुम भी सुन सकते हो, क्योंकि अगर आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप अगर हिंदी में सुन लोगे तो इंग्लिश में बनाना भी आसान हो जाता है। क्लियर है? तो समझ में आ जाता है ना हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो मकान है ना वो एक ही स्थान पे देखने को मिलेंगे, सघन रूप में यानी बिल्कुल गुच्छे में देखने को मिलेंगे। जबकि इन बस्तियों में मकान जो है आंशिक रूप से अलग अलग समूहों में बने होते हैं। आंशिक मतलब हो गया, आप ये मान लो आंशिक मतलब थोड़ा दूरी दूरी पे कह लो, है ना, पार्शियल कह लो, ठीक है ना। तो आंशिक रूप से यहाँ पे अलग अलग समूहों में बने होते हैं। क्लियर हो गया? चलो, पाई जाती है तो ये बस्तियां जो है बेटा मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतया आमतौर पर देखा गया है, जनरली देखा गया है कि ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये बस्तियां आमतौर यानी सामान्यतः देखी गई है ढलान वाले क्षेत्र हो गए या अर्ध पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट हमारा है कृषि भूमि। इसके अंतर्गत जो कृषि भूमि होती है वो अक्सर बस्ती के क्या होती है, बाहर होती है, क्योंकि मकान बहुत घिच-पिच में बने होते हैं तो वहां पे आपको जमीन नहीं मिलेगी। इनकी जो जमीन होती है बस्ती के बाहर होती है। क्लियर? जबकि इसके अंदर कृषि भूमि घरों के आसपास ही होती है। क्या होती है? घरों के पास ही होती है, ऐसे लिख लो, आसपास ही होती है। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए, एक बार फॉरवर्ड मत करना, सुन लेना ताकि ये एक बार रिपीट हो जाए, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ये वे बस्तियां होती है जहां मकान बहुत ही आसपास होते हैं और अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं, अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे जो ये वे मानवीय बस्तियां होती है ये वे बस्तियां होती है जहां मकान एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक छोटे क्षेत्र में ना एकत्रित यानी इकट्ठे होते हैं मकान, ठीक है ना। आगे, मकान इन बस्तियों में मकान एक ही स्थान पर सघन यानी गुच्छे में होते हैं, जबकि यहाँ पे मकान जो है आंशिक रूप से पार्शियल, ठीक है ना, रूप से अलग अलग समूह में बने होते हैं। पाई जाती है बस्तियां मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलती है। ये बस्तियां जो है ढलान वाले क्षेत्र यानी जो अर्ध पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे बस्तियां आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है कृषि भूमि। तो इसके अंतर्गत जो कृषि भूमि होती है वो अक्सर बस्ती से बाहर होती है, क्योंकि मकान इतने घिच-पिच में बने होते थे वहां उसके अंदर कोई भी आपको जमीन नहीं मिलेगी। तो अक्सर देखा गया भारी मिलेगी आपको जमीन कृषि की, इसमें घरों के आसपास होती है। क्लियर? आपसी या फिर परस्पर निर्भरता। तो इसके अंतर्गत जो लोग हैं उनमें आपसी निर्भरता अधिक देखने को मिलती है। क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत लोगों में जो आपसी निर्भरता है वो सीमित यानी कम देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो आपसी निर्भरता यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे आपसी या फिर परस्पर निर्भरता जो लोगों के बीच में यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है। प्राकृतिक खतरे यानी गुच्छित बस्तियां, बाढ़ हो गया, ठीक है, आग वाग लगना, ये किस टाइप की जो भी चीजें होती हैं
या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है, उससे दिक्कत हो गई है, ऐसी जो दिक्कतें होती हैं गुचित बस्तियां बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरे वतरे हो गए, इनसे प्रभावित हो सकती है। तो हो सकती है, ठीक है, होने के लिए तो ये भी हो सकती है, मगर इसके मुकाबले ये थोड़ा सुरक्षित माना गया। तो अर्धगुच्छित बस्तियां जो है प्राकृतिक खतरों से अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सुरक्षित रहेगी, ये सुरक्षित थोड़ा कम रहेगी। क्लियर हो गया। स्थायी या अस्थायी मकान, इसके अंतर्गत मकान जो होते हैं वो आमतौर पर स्थायी आपको देखने को मिलेंगे, यानी स्थायी रूप से बने हुए होते हैं। स्थायी मतलब हो गया आपको ईंट पत्थर का यूज हुआ होगा, उसमें सीमेंट का यूज हुआ होगा, है ना, बजरी रेत जो भी होता है उन सबका यहाँ पे यूज हुआ होगा, इससे बने होते हैं। तो मकान जो होता है आपको स्थायी रूप से बने हुए मिलेंगे। जबकि यहाँ पे जो मकान है ना वो कभी कभी या फिर कहीं कहीं जगह पे आपको देखने को मिलेगा कच्चे होंगे या फिर अस्थायी रूप से बने हुए होंगे। कैसे होंगे? अस्थायी रूप से बने हुए होंगे, ठीक है, यानी कच्चे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कच्चे मकान यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं आपको डिफरेंस पहले ही यहाँ पे लिख करके रख देता हूँ तैयार, ताकि आपका टाइम बचे। मेरा डिफरेंस देखिए आपको ज्यादा 6, 7, 8 मिनट 9 मिनट तक मिलेंगे, उससे ऊपर तो मिलती भी नहीं है वीडियो डिफरेंसेस की। मैं कोशिश करता हूँ उससे कम ही रहे। अगर एक आध चले जाए तो बेटा उसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा होंगे या फिर डीप समझाने वाली वीडियो होगी, वरना तो देखो सारी वीडियो आपकी 5, 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में खत्म हो जाती है लगभग इतना। क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं, ताकि मैं लिखूंगा ना, मैंने आपको कितनी बार वीडियो में बताया कि अगर मैं लिख करके अगर आपको एक एक पॉइंट करवाने लग गया ना, तो बेटा वो 6 मिनट की वीडियो ना कहां 40 मिनट पे जाएगी, आप भी जानते हो। तो आपका टाइम बचाना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज रहती है हमारे लिए। तो अभी तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, आपको समझ में आ ही गया होगा ये। मिलते फिर एक नए डिफरेंस में।